मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फातिमा आगा जो कि स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अलमास मुस्तकीम, मैनेजर ऑफ पब्लिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट तस्कीन से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुइज़ भी हमें ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ मौजूद है नौरीन शमसुद्दीन जो कि रिलेशनशिप काउंसलर है। आप तीनों गेस्ट को मेरे शो में खुश आमदेद कहती हूँ। और सबसे पहले मेरा हमेशा आप तीनों ख़वातीन, जो ख़वातीन मल्टी टास्कर होती है लेकिन उसके बावजूद कुछ काम हमारे भी ऐसे होते हैं जो वक्त ना होने की वजह से रह गए। तो आपके कोई ऐसा काम जो कि काफ़ी देर से पेंडिंग और आपको अभी तक ये टेंशन हो कि वो ये काम मैंने करना था, नहीं हुआ, वक्त नहीं है क्योंकि मेरे पास? डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि इट्स अबाउट प्रायोरिटी, राइट। जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो आप प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर ले आएँ तो वो हो जाती हैं। तो आई हैव टू गेट नंबर वाले गॉगल्स मेड फॉर माई सन, जो हुआ ही नहीं है अभी तक, जिसकी वजह से ही इज़ नॉट बीन एबल टू गो स्विमिंग। और मेरे हस्बैंड मुझे हर दूसरे दिन रिमाइंड करा रहे होते हैं, बट फॉर दैट आई हैव टू टेक हिम टू द आई डॉक्टर। एंड देन एवरी टाइम आई थिंक अबाउट इट, आई एम थिंकिंग कि वहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन होगी, तो बहुत देर लग जाएगी। तो वो चीज़ मेरी पेंडिंग में पड़ी हुई है। इस वजह से आपकी बताएं नौरीन। आई थिंक मेरे साथ ये है कि सबका काम हो जाता है और एंड में मेरे काम जो है वो बाकी रह जाते हैं। फॉर मी इट्स लाइक I have a lot of unedited content, podcast series lying on my laptop. I got to get that done soon. और आप बताइए अलमास। मदिहा, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूँ मेरा जो काम पेंडिंग पर है, तो मेरी अपनी खुद की सेल्फ मेरी क्वार्टरली मेडिकल चेकअप्स मैं करवाती हूँ खुद, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सो यूजुअली आपको पता है कि वीक डेज़ में तो ऑफिस है, ऑफिस के बाद टाइम नहीं मिलता है, बट ओवर द वीकेंड भी आई बी लाइक ओके नेक्स्ट वीक मैं देखूंगी, ओके मंडे को मैं चेक कर लूँगी। सो दैट्स द थिंग, आई एम एक्चुअली पेंडिंग एंड। अच्छा, अभी अब आ रहा है कि अंग्रेजी ज़्यादा ना बोलें, उर्दू में बात करें लड़कियों प्लीज़। हाँ तो अच्छा, फिर आपको ये आपकी चीज़, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि भाई एटलीस्ट आपको टाइम मिल जाता है कि आप साल में इतने चेकअप आकर आप करा लेती हैं। क्योंकि मैं अगर सोचूं तो एक मेरे अपने बच्चे की पैदाइश के बाद वो कहते हैं ना कि आपने अपना ज़रा प्रॉपर चेकअप करा लें, मैंने वो 3 साल तक, अब मेरा बच्चा माशाल्लाह 4 साल का हो गया, 3 साल तक तो मैंने वो करवाया ही नहीं। वो अनलेस और अनटिल मेरी कोई तबीयत एकदम ख़राब हुई तब मैं गई हूँ जाकर अपने आप को चेक कराने के लिए मैं ठीक भी हूँ कि नहीं ठीक हूँ। क्योंकि जैसे आपने बात की ना, आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे और वो एक लंबी लाइन जो होती है ना, कि आपको पता है कि भाई मेरे 2-3 घंटे तो कहीं भी नहीं गए। उसकी वजह से ना मुझे लगता है कि अगर हमारे जो टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर्स की तरफ से भी अच्छी हो जाए, कि अगर आपको अपॉइंटमेंट मिली 3 बजे की और 3 बजे ही आपको डॉक्टर साहब देख भी लें, ऐसा तो आई थिंक कभी भी नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद ही जो है वो 1.5-2 घंटे बाद डॉक्टर साहब से अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही होती और डॉक्टर साहब की टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारे टाइम जो है ना वो बड़े। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि डॉक्टर्स के पास जब भी मैं अपॉइंटमेंट्स खड़े होकर देख रही होती हूँ ना, उन्होंने हर स्लॉट में 2-3 पेशेंट्स लिखे हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू चेक। सो देर, अगर आप उनसे पूछे ना कि ये आपने मेरे अपॉइंटमेंट के टाइम पे किसी और का टाइम क्यों लिखा हुआ है, तो वो बोलेंगे अगर आप नहीं आती तो फिर हमारा तो स्लॉट वेस्ट हो जाता। सो यू नो, इन दैट सेंस जो बहुत कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके पास फिर भी इतनी लंबी वेट नहीं होती, वो होते हैं जो आपसे प्री पेमेंट ले लेते हैं, यानी अपॉइंटमेंट लेते वक्त आपसे पेमेंट ले लेते हैं, तो उनको एक श्योरिटी हो जाती है कि ये स्लॉट मिस नहीं होगा, अब वो आए या ना आए, सो दे विल बी पेड फॉर इट, राइट। अच्छा, टाइम मैनेज करने से आप किन किन बहरानों से बच जाते हैं अगर टाइम आपने प्रॉपर्ली मैनेज किया हो तो? आई थिंक कि हमारे पास ये बहुत एक अच्छा, यानी हमारे पास 24 घंटे होते हैं और हम बार बार यही कहते हैं कि 28 घंटे होते हैं और 30 घंटे होते हैं तो शायद बेहतर हो जाता है। बट आई थिंक ये हमारा माइंडसेट होता है कि हम अगर सबसे पहले नौइयत के लिहाज से, इम्पोर्टेंस की नौइयत के लिहाज से कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी करनी है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट कर लें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये पहले निपटानी है, उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट ये है, थर्ड इम्पॉर्टेंट ये है। तो उससे ये होता है कि आप अपने ज़रूरी काम पहले जब निपटा लेते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस कम हो जाता है कि आपने। लेकिन आई डेफिनेटली फील कि ये जो एक्ट है ना, लिखना, कि आप लिख लें अपना काम, फ़ोन में लिख लें, पेपर पे लिख लें, फ्रिज पे लिख के लगा दें। एक्चुअली उससे क्या होता है कि जो जहन में सारी जो एक गुडमुड चल रही होती है ना, मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो वो भी करना है, ये सारी चीज़ें अगर हम लिख लेना तो आप पहले तो, हम एक एक्सरसाइज बोलते हैं माइंड डंपिंग, यू जस्ट डंप इट आउट। आपने जैसे कूड़ा फेंकना होता है ना, ऐसे बस बगैर सोचे समझे, विदाउट एनी लिस्ट के ये पहले बाद में, उसको बस आपने उतारना है, निकालना है अपने। और वो निकालने से क्या हम उसको लिख लें?
लिख लें। ठीक है, निकाला, हाँ। ठीक है, जब आप लिख लेंगे तो आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छा ये सारे काम हैं। और बहुत दफ़ा मेरे साथ ये होता है कि जहन में जब वो 10 चीज़ें होती हैं तो वो बहुत बड़ी लग रही होती हैं, कैसे होगा, कब कहाँ जाऊँ, ये किधर है, वो दुकान कहाँ है, इसका रास्ता कहाँ से किधर पहुँचेगा। लेकिन जैसे ही मैं वो पेपर पे लिखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा इसमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, हाँ, बाकी और बाकी चीज़ें तो रास्ते में हो जाएंगी। इट रियली मेक्स सच अ डिफरेंस अगर आप वो जहन से उतार दें। ये वैसे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। आप क्या करती हैं? मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी ये रेकमेंड करती हूँ अपने बच्चों के साथ करने के लिए कि आप जो है ना एक पिक्चर वाला एक फ्रिज पे लगा लें, एक पेपर स्केड्यूल के साथ। होता ये कि हम मदर स्पेशली हम बच्चे के पीछे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आई थिंक उससे बच्चे को भी क्लैरिटी होती है, उसको पता होता है कि मुझे इसके बाद क्या करना है। उनके लिए एक एक्टिविटी भी हो जाती है कि भी आप जाके उस पे यू पुट अ टिक मार्क या एक स्टार बना लो कि आई गॉट दिस डन। मुझे लगता है कि हम फिर हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट अच्छे, जो आगे की जो जनरेशन उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो टाइम टेबल बचपन में ना, मुझे याद है अम्मी ने कमरे में लगाया होता था, उसमें होता था वो टाइम टेबल स्कूल का नहीं होता, उसमें लिखा होता था इतने बजे उठना है, 6:30 उठना है, इतने बजे जाना। बल्कि और ये नहीं कि अम्मी ने वो स्पेशली हमने डिजाइन करके अम्मी बनवाती थी कि चलो अपने आप को देख के बनाओ। फिर उसमें होता था कि इतने बजे आना है, इतने बजे थे, इतने बजे कार्टून देखने, वो भी लिखा हुआ है, इतने बजे चिप्स खाने, फिर खाना खाना, फिर होमवर्क देखना एंड देन सो जाना। सब चीजें हो जाती थी आराम से। अब मुझे लगता है मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सो के टाइम बर्बाद कर देते हैं। चीजें नहीं हो रही होंगी बट मे बी शायद लोग अपने अगर स्लीप के भी टाइम मैनेज कर लें, हाँ। तो बहुत सी चीजें वो कर सकते हैं। बट आई थिंक वही बहुत ज़रूरी है ना कि स्लीप का ही टाइम मैनेज नहीं हो सकता, हम उसकी जगह पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते स्पेशली हैं। अगर बिस्तर में फ़ोन लेकर जाते हैं ना जो, तो उसकी वजह से होता है कि बहुत देर तक रात को इसलिए भी नींद नहीं आती क्योंकि जो हमारी ब्लू स्क्रीन्स होती हैं दे इंडिकेट टू द ब्रेन कि ये दिन का वक्त है। हाँ। तो उसकी वजह से नींद जो आ भी रही होती है वो भी उड़ जाती है। बिल्कुल। एंड बिकॉज जब नींद नहीं आती तो जाहिर है हमारा पूरा दिन की जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, कितना हम काम निकाल सकते हैं एक दिन में, वो भी ख़राब हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हमारी सब चीज़ें उससे मुतासर हो जाती है। मैं अगर सिर्फ शहर की बात करूँ, चले हम शहरों के और मुल्कों के मिजाज को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आसान होती है। मैं वेस्ट की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह जल्दी उठते हैं। वहाँ पे मॉर्निंग शोज़, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक मॉर्निंग शो में इंटर्नशिप भी की है फॉक्स के, तो उसमें सुबह 5 बजे शो शुरू होता था और 7 बजे ख़त्म हो जाता था। और आपको पता है मैं ऑफिस कितने बजे जाती थी? मैं जाती थी ऑफिस रात के 2 बजे। उनके लिए वो मॉर्निंग टाइम होता था। और वहाँ पे फारिग कितने बजे होते थे? सुबह के 10 बजे हम लोग वहाँ पे फारिग हो जाते थे। अब आप कहेंगे 5 से 7 बजे मॉर्निंग शो, क्योंकि वो लोग सुबह जब तैयार होते थे तो तैयार होते मॉर्निंग शो देख रहे होते थे। उसमें वेदर का, उसमें ट्रैफिक का एक बड़ा चंक होता था, जो सेगमेंट उनका होता था वो उसमें देख रहे होते थे। अच्छा जी आज वेदर का ये है, वेदर के लिए करना है, ट्रैफिक की ये सिचुएशन है, ताकि अपना टाइम जो है ना टाइम मैनेज कर लिया। गूगल मैप हम क्यों खोलते हैं? इसलिए खोलते हैं कि हम देख लें कि अच्छा जी यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं, तो मैंने यहाँ करके निकलना है। या फिर आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितने बजे फ़र्ज़ करें एयरपोर्ट के लिए निकलना है, तो कैसे करना है। मैं अब अपने शहर की बात करती हूँ। मेरे शहर में मैं सदर के इलाके में चली जाऊँ, वहाँ पे तो शटर ही तकरीबन ज़ोहर के टाइम के बाद से हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम कहते हैं जी अब जैसे कहा गया कि जी स्मार्ट लॉकडाउन करना है। वैसे अगर एनर्जी को सेव करने के लिए किया भी जाए तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया जहान करती है। पता नहीं हमारे यहाँ लोगों को क्या मसला हो जाता है कि अगर आप 8 बजे बंद कर लें तो इसमें मसला क्या है? आप सुबह जल्दी उठ लेना। तो शहरों के मिजाज भी समझने की हमें कोशिश करनी है कि जहाँ पे हम ये चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे तो बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल मदिहा, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। अगर मैं एक नॉर्मल सी एग्जांपल दूं, पहले जो मुझे 1 आवर लगता था ऑफिस जाने में, अब वही मुझे 45 मिनट्स और मेरे इंक्रीज हो गए। मैं एक्चुअली मेरा ऑफिस DHA में है। सही है जी। ट्रैफिक भी एक बड़ी रीज़न है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आपने किया कि ट्रैफिक भी एक अच्छा है। हाँ, तो अब आप जो 2 घंटे आपको लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका घर किधर है? और मैं जौहर में रहती हूँ। आप जौहर में रहती हैं? Yeah. तो ओके ठीक है। और अगर आप ये होगा कि चले आप थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकले तो शायद कम टाइम लगे। जी नहीं, सड़कें बन गई हैं वहाँ की? वो हम किसी और लेकिन सड़कें भी किशू है इसके। बिल्कुल बहुत एब्सोल्युटली। हाँ, सड़कें भी किशू, यही टूटी issue सड़कें। है। अच्छा, मेन इशू यही है। और अगर मैं पहले बात करूँ तो पहले आई फील लाइक कि इतना टाइम नहीं लगता था, 1 आवर मुझे चाहिए होता था और मैं ऑफिस पहुंच जाती थी। बट अगेन एक तो सड़कें इशू है और एक चीज़ और आपने नोट की होगी, जो रोड रेज है। एवरी अदर पर्सन इज़ बी लाइक हमें जल्दी पहुंचना है, बहुत जल्दी पहुंचना है। एंड बाकी चीज़ों का तो आपको बहुत बेहतरीन अंदाज़ा है। सो या एक और हमारे साथ मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदीहा? बिल्कुल ठीक। आयशा आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आयशा मेरी जान ये मैं बताएं आपका- टाइम में बरकत क्यों नहीं है? मुझे खुद में एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। जी, जी। और सुबह अर्ली उठने के बावजूद बच्चों के लिए टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। और आपका शो मैं बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ और आपके सारे शोज जो है ना वो बहुत अच्छे जा रहे हैं बहुत और कॉल अक्सर मिलती नहीं है। आए और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चों को यानी सुबह 6 बजे वो उठ जाते हैं और 7:30 बजे वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद उन्होंने स्कूल से 1 बजे आना है और उसके बाद आकर लंच करते हैं, उसके बाद इनका ट्यूशन टाइम हो जाता है, वहां चले जाना है, वहां से आना है तो सफारी का टाइम हो जाना है। तो बच्चे जो है ना वो बहुत बाउंड हो गए हैं कि अच्छा हमें खेलने का टाइम नहीं मिल रहा और मदर जो है वो टाइम नहीं देती है। अच्छा आप हमारे साथ नहीं खेलती हैं, हम किसके साथ खेलें, हमारे पास टाइम नहीं है। वो मुझे खुद ऐसे लगता है कि रियलाइज मैं करती हूँ कि अब वाकई ही बच्चों के पास उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग सारा घर में पढ़ते थे, हम लोगों के पास फिर टाइम निकल आता था। टीवी भी एक था, यानी आपको पता है पीटीवी पे सिर्फ एक टाइम में लगते थे कार्टून, हम वो भी देखते थे और इसके अलावा एक्टिविटीज भी थोड़ी थी। अब बच्चों के पास ना तो एक्टिविटीज हैं और ना ही उनके पास फ्री टाइम है कि वो रिलैक्सेशन फील करें। वो मुझे खुद देख के बड़ा मतलब फील होता है कि शायद बर्डन मैंने ज्यादा उनके ऊपर डाल नहीं, नहीं, ये मैं समझे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, सारा उसके बाद वो थककर मैं आपको बताऊं, मतलब डिनर भी नहीं करते और वो सो जाते हैं। आयशा अच्छा है बच्चे डिनर करते हैं कि मैं आपको बताऊं, मेरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि हम जितना इन बच्चों को वैसे एंगेज भी रखेंगे ना, हमारे आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा, मतलब हम भी अम्मियों के साथ कभी जाते थे शॉपिंग के लिए, हमने कभी जिंदगी में नहीं कहा अम्मी की दोस्तों के घर चले गए बोला कि अम्मी वी आर बोर्ड, कभी भी नहीं। हम बैठ के हम कर लेते थे। लेकिन खैर इसका निकालते कुछ हल खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं, टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। ब्रेक के बाद आपको बताती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब ब्रेक पर जाने से पहले आयशा हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद है। वो यही कह रही थी कि जो बच्चों की रूटीन भी आजकल इतनी टफ हो गई हुई है कि बच्चों के लिए उनका मी टाइम जो है वो नहीं होता। अब जैसे अब हम भी अपने बचपन वगैरह देखें तो हमारे पास भी फिर भी कोई खेलने की गुंजाइश निकल आती थी, लेकिन आजकल हम एक बड़ी कंपैरिजन में मुकाबले की दौड़ में जा रहे हैं। अब ये बताएं, अब मैं तीनों से पूछना चाहूँगी कि बच्चा अगर जिसको हम भेज रहे हैं स्कूल जा रहा है, स्कूल के बाद वो बच्चा ट्यूशन जा रहा है, माओ को ये भी डर है कि वो बाकी बच्चों से पीछे ना रह जाए। माओ ने इनको एक और एक्टिविटी में भी डाला होगा, क्योंकि पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें बिल्कुल आगे जाके होती थी। अब 3 साल के बच्चे को भी हम बाउंड फील करते हैं कि हाँ भी इसको या तो स्विमिंग में डाल दो, या हम इसको रीडिंग में डाल दें, या हम इसको फुटबॉल में डाल दें, हम इसको क्रिकेट, मतलब हम किसी ना किसी चीज़ में बच्चे को डाल दें, बच्चा हमारा पीछा न रहे। ये जब सब चीज़ें बच्चे माँ बाप की प्रेशर की वजह से भी कर रहे होंगे तो बच्चे का अपना टाइम कब होगा? आई थिंक हमारे दिमाग में ना एक इनविजिबल रेस है जिसको वी आर ट्राइंग टू गेट समवेयर, हमें कहीं पहुंचना है। उस चक्कर में हम सारा एंग्जाइटी, सारा लोड बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। उसका वो ये होता है कि बच्चे इतने ज़्यादा एंक्शियस हो जाते हैं, इतने ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं बच्चे के रात में। फिर बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि बस घर आके फिर वो रोना शुरू हो जाते हैं, उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता उनके साथ क्या हो रहा होता है। तो इसके आई थिंक वो बच्चों के लिए अब खाली जो फ्री टाइम जो कहते हैं कि लिबर्टी कि वो कुछ भी कर सकें, बैठ सकें, खेल सकें। अब बच्चे आजकल बच्चे आई एम बोर्ड, मतलब आप उनको अब 2 मिनट भी कुछ बगैर कोई एक्टिविटी के छोड़ दो तो वो कहते हैं आई एम बोर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हाँ। ये हमने ही अपने ब्रेन से उनको ट्रांसफ़र किया है कि भाई कुछ नहीं है करने के लिए। तो उनको पता ही नहीं है कि अपने साथ कैसे, अपने आप का क्या करना है, अपने साथ कैसे वक्त गुजारना है, अपने टाइम का किस तरह से करना है, अपने आप के साथ कैसे खेलना है, वो बच्चों को आता ही नहीं है इस मसले की वजह से। हाँ ये बिल्कुल सही बात है जी। अलमास और मदिया मैं एक चीज़ और भी इंक्लूड करना चाहूँगी, आपके पॉइंट में ही ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि आजकल अगर हम माओ की बात करें ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके उसका बच्चा वो कर रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सो कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। अब उस चीज़ में ये होता है कि मदर्स जो होती हैं वो बच्चों की वेलबींग देखती ही नहीं है। वो ठीक है सक्सेस सिंबल है एक तरह से। एवरीडे मैं माओ को देखती हूँ, अच्छा आज इसको प्ले, जैसे मेरा बच्चा भी 4 साल का तो मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ तो मैं ऑफिस से भी कंज्यूम कर पाऊँ। आज हम इसको यहाँ लेके गए, हमें तो मैंने कहा ये रोज़ कैसे बच्चे को आप एंटरटेन करें? मैं बच्चा वाकई अगर आप रोज़ बच्चे को किसी प्ले एरिया में लेके जा रहे हैं, फिर जिस दिन बच्चों को आप घर बिठाएंगे बच्चा तो बोर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
इतना कर रहे हैं, चीज़ stuff और कर भी रहे मैं हैं ऐड करना चाहूँगी मधिया, आपको पता है जब बैक इनटू आवर टाइम मोबाइल नहीं होते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, हाँ। और वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें इतना टायर कर देती थी कि हमारी हर चीज़ टाइमली मैनेज होती थी। घर आएंगे, ओके काम हो गया, स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, घर आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल ओवरलोड बढ़ता ही जा रहा है और पेरेंट्स मोर ऑफ लाइक आजकल मोबाइल हाथों में दिए, हमारा काम हो गया, दैट्स इट, दैट्स द मी टाइम फॉर द चिल्ड्रन। आई ऑल्सो थिंक कि जो हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री है उसने हमें बहुत एक डिसिप्लिन दिया हुआ था। जैसे कार्टून सुबह में सिर्फ 15 मिनट आता था, जैसे उन्होंने बात की पीटी वाले डायरा की, कि हाँ। हम बिल्कुल रेडी रहते थे कि स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के दूध हाथ में लेके बस वो 15 मिनट टीवी मिलेगा और फिर वैन वाले अंकल आ जाएंगे और फिर बस वो देख के जब स्कूल से आते थे तो भी पता होता था कि 3 बजे नशरियात शुरू होगी, कुरान होगा, उसके बाद 10 मिनट का कार्टून मिलेगा, उसके बाद यू कैन गो बैक टू डूइंग योर थिंग, बिकॉज टीवी पे कुछ था ही नहीं, राइट। अब क्योंकि 24 आवर्स ओवरलोड, ये जो हविस है ना, ये देयर इज़ टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर, जैसे आपने कहा कि कंपैरिजन होता है। तो मैं अपने क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात की तो मैं सूरह वल असर का कनेक्शन देना चाह रही थी कि अल्लाह ताला ने तो इंसान को ये वार्निंग दी हुई है कि वक्त की कसम है कि इंसान खसारे में सिवाय उसके जो ईमान लाए। ईमान का किस चीज़ से ताल्लुक़ होता है? भरोसा, कि आप पीछे नहीं रह जाएंगे, ठीक है। हमें इस मेंटल शैकल्स हैं, हमारी ये चेन्स हमने अपने आप को बांध ली हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, आगे बढ़ना है, सबसे आगे बढ़ना है, जीतना है और उससे भी बेहतर बढ़ना है, उससे भी आगे करना है। तो मैं आपको बता रही थी ब्रेक में कि माओ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ट्यूशन्स में डाला हुआ है जहाँ पर उनकी पिटाइयाँ हो रही हैं, उनको मार रही हैं टीचर्स। वही पढ़े लिखे माँ बाप जो आम तौर पर इसको फिज़िकल वायलेंस या फिज़िकल अब्यूज़ बोलेंगे, दे आर ओके अगर वो टीचर उनको बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन दिलवा रही है तो। सो वेयर इज़ द चाइल्ड्स वेल बीइंग, राइट। अगर हमारा पूरा फोकस इस बात पे कि बच्चे ने बड़ा आदमी बनना है और बड़े आदमी की सक्सेस की डेफिनेशन अगर सिर्फ पैसा है, तो फिर आप बच्चों को देखें कि अभी तो बच्चे माँ की पेट में होते हैं। मुझे याद है जब मेरे बच्चे आई हैड कंसीव्ड देम तो वो कहने लगे तुमने नाम रजिस्टर करवा लिया है वो प्ले ग्रुप में। ये कराची में यूजुअली ज़रा, मैंने लाहौर में इतना देखा था, हमने भी किया हुआ ये। हाँ एग्जैक्टली, पीछे ना रह जाए ना। हाँ, लोग कहते भैया तुम्हारा बच्चा नहीं होगा तो कितनी अजीब सी बात। अगर वो वहाँ मॉन्टेसरी मिल जाएगा तो फिर उसको अच्छे स्कूल में नहीं मिलेगा, अच्छे स्कूल में नहीं मिलेगा तो फिर अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो बच्चे को शुरू से लेके रगड़ना शुरू हो जाते हैं, किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। पैसे की दौड़ है। तो कुरान में हमें बार बार अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हें माल व बनून, तुम्हें बच्चों और पैसों से आजमाएंगे और उसको देखो जो पैसे जमा करता रहता है। नहीं, सूरह तकासुर में कहा जाता है कि उसको देखो जो पैसे जमा करता रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत खूबसूरत बात जो मैंने रियलाइज़ की थोड़ा अर्से पहले, वो ये थी कि हमारे पास एक सूरह कौसर है और एक सूरह तकासुर है। सूरह कौसर का मीनिंग है अबंडेंस, यानी प्लेंटी, अल्लाह ताला आपको बरकत देता है। अबंडेंस इज बरकत। और तकासुर वो है जो जमा करता है, जमा कर करके भी वो इतना इनसिक्योर है कि उसको इनफ फील नहीं हो रहा। और जिसके पास बरकत है उसके पास थोड़ा भी है तो वो उसमें खुश है। हमने इस कॉन्सेप्ट को उलट कर दिया है। हम वो चीज़ें नहीं करते जिससे बरकत होती है, हम वो चीज़ें करते हैं जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ को पूरा करती हैं। तो वहाँ ईमान तो खारिज हो गया ना आपका। अल्लाह ताला में रिस्क देने वाले के ऊपर तवक्कुल नहीं है, हम अपने ऊपर ये तवक्कुल करते हैं कि जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमें मिलेगा। और आपको एक और बात बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे जो क्लाइंट्स आते हैं वो ये भी कहते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की, हमें तो अल्लाह ने उतना नहीं दिया जितना दूसरे को दिया है।